बचपन से ना हम सब यही सुनते आए हैं कि पाई पाई जोड़ने से ही इंसान अमीर बनता है। हाँ बिल्कुल, यही सिखाया जाता है ना? मतलब गुल्लक भरिए, बैंक खाते में पैसे डालिए और बस भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाइए। इसे तो जैसे एक परम सत्य की तरह देखा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता का बस यही एक रास्ता है। एग्जैक्टली। एक बड़ी सी तिजोरी हो और उसमें रखा ढेर सारा पैसा। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि वो तिजोरी में बंद पैसा असल में किसी भी व्यक्ति की दौलत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में ना हम धन और संपत्ति से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं। इस रिसर्च का मुख्य विषय है द आर्किटेक्चर ऑफ एवरलास्टिंग कैश फ्लो, मतलब निरंतर धन प्रवाह की वास्तुकला। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है ना, ये पूरी तरह से उस पुरानी सोच को चुनौती देता है। मतलब जिसमें सिर्फ जीवन यापन के लिए कमाने और बचाने पर जोर दिया जाता है। तिजोरी में बंद पैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा चक्र है जो अपने आप चलता रहता है। तो ये सिर्फ पैसे के प्रबंधन के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ना मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की मांग करता है। देखिए, आमतौर पे वित्तीय सुरक्षा को एक सीमित मात्रा के रूप में देखा जाता है। हाँ, जैसे कि कोई इंसान अक्सर हिसाब लगाता है कि जीवन भर के लिए कितने करोड़ रुपए पर्याप्त होंगे। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन पेपर्स और लेखों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका मुख्य तर्क ही यही है कि धन कोई स्थिर वस्तु या कोई नंबर नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या है? ये एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को सही तरीके से डिजाइन किया जाए ना, तो ये न केवल एक व्यक्ति के जीवन काल में बल्कि पीढ़ियों तक लगातार काम कर सकता है। क्या बात है! हाँ, ये जो सर्वाइवल वाली सोच होती है ना कि बस किसी तरह गुजारा हो जाए, ये उससे निकलकर एक मजबूत वित्तीय ढांचा खड़ा करने की ओर ले जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर या वास्तुकला शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि इसमें कोई नक्शा या डिजाइन शामिल है। बिल्कुल शामिल है। तो अगर हम तिजोरी में पैसे भरने वाले उस पुराने डिजाइन को छोड़ दें, तो ये नया डिजाइन असल में दिखता कैसा है? क्योंकि आम समझ के हिसाब से तो पैसे जमा करना ही सबसे सुरक्षित तरीका लगता है ना? हाँ, लगता तो है। तो फिर इसमें खराबी क्या है? खराबी इसी सुरक्षा के भ्रम में है। इन दस्तावेजों में इस बात को स्पष्ट करने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन अवधारणा दी गई है। इसे पूल बनाम नदी कहा गया है। पूल और नदी मतलब एक तालाब और एक बहती नदी की तुलना? एग्जैक्टली। पूल का मतलब है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, जिसे लेखक ने कैश अक्यूमुलेशन कहा है। अब एक तालाब देखने में तो बहुत बड़ा और शांत लग सकता है, और शुरुआत में ये सुरक्षा का एहसास भी देता है। हाँ, बिल्कुल देता है। लेकिन उसके एक बुनियादी समस्या होती है, उसका पानी कहीं बहता नहीं है। यानी उसमें कोई गति नहीं है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब पानी रुक जाता है तो वो खराब होने लगता है। तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी का एक उदाहरण लें, तो ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति आने वाले सूखे के डर से बारिश का पानी बाल्टियों में इकट्ठा करके रख ले। सही उदाहरण है। उसे लगेगा कि उसके पास पानी का एक बड़ा भंडार है, लेकिन बाल्टी का पानी एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही। हाँ, और रखे रखे वो बासी भी हो जाएगा। बिल्कुल बासी हो जाएगा। और अर्थशास्त्र की भाषा में ना इस बासीपन या ठहराव को ही मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन। हाँ, ये तो हम सब रोज देखते हैं। हाँ। जो पैसा आज तिजोरी या किसी साधारण बचत खाते में रखा है, वो 10 साल बाद अपनी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर काफी हद तक खो चुका होगा। मतलब आज जिस पैसे से एक कार आ सकती है, 10 साल बाद उसी पैसे से शायद एक 2 पहिया वाहन भी ना आए। बिल्कुल सही कहा। इसका सीधा सा मतलब है कि जमा किया हुआ पैसा, अगर वो कहीं निवेशित नहीं है, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो अनिवार्य रूप से नष्ट हो रहा है। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत ही अलग है ना? और इसके विपरीत कैश फ्लो या नकदी प्रवाह एक नदी की तरह है। क्योंकि नदी लगातार बहती है। हाँ, वो अपने साथ हमेशा ताजा पानी लाती है। तो समझदार इंसान वो है जो बारिश के दौरान अपना समय बाल्टियां भरने में नहीं लगाता, बल्कि पहाड़ों से अपने घर तक एक पाइपलाइन बिछाने में लगाता है। बिल्कुल सटीक बात कही। और जब ध्यान पूल बनाने से हटकर नदी या वो पाइपलाइन बनाने पर चला जाता है ना, तो वित्तीय सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। देखिए, एक आम इंसान हमेशा इस डर में जीता है कि क्या मेरा जमा किया हुआ पैसा मेरे बुढ़ापे तक चलेगा। हाँ, ये डर तो हर किसी को होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कैश फ्लो सिस्टम बना लेता है, तो उसे ये चिंता नहीं होती कि तालाब में कितना पानी बचा है। अच्छा, तो उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान इस बात पर होता है कि क्या मेरी पाइपलाइन हर महीने और हर साल मेरी जरूरत के हिसाब से नई आय उत्पन्न कर रही है। ये डर और कमी की मानसिकता से बाहर निकलकर
निरंतरता और प्रचुरता की ओर जाने वाला कदम है। तो अगर ये तय हो गया है कि लक्ष्य एक ठहरा हुआ तालाब नहीं बल्कि बहती हुई नदी बनाना है, तो सबसे बड़ा व्यावहारिक सवाल ये उठता है कि आखिर ये नदी बनाई कैसे जाए। बिल्कुल, ये सवाल तो आएगा ही। मतलब ये पाइपलाइन बिछाई कैसे जाए। तो इन दस्तावेजों में ना इस तंत्र को समझाने के लिए एक खास शब्द का जिक्र है। इसे आईपीए विंडो कहा गया है। आईपीए विंडो मतलब इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स विंडो। हाँ, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स का सीधा सा मतलब है ऐसी संपत्तियां जो लगातार जेब में पैसा डाले, जो खुद कमा कर दें। बिल्कुल। अब हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था का ढांचा कुछ इस तरह का है कि ज्यादातर लोग अपने समय का व्यापार करते हैं। समय का व्यापार मतलब नौकरी करना। हाँ, एक व्यक्ति दिन के 8-10 घंटे किसी कंपनी को देता है, वहां से उसे एक निश्चित वेतन मिलता है। और उस वेतन से घर का किराया, बिजली का बिल और बाकी देनदारियां या लायबिलिटीज चुकाई जाती हैं। एग्जैक्टली। और ये एक अंतहीन चक्र है। काम करना बंद तो पैसा आना बंद। और बिल चुकाना भी बंद। बिल्कुल। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या सामने आती है। कैसी समस्या? देखिए, एक आम इंसान जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसके सिर पर आज के खर्चों की तलवार लटक रही है, वो अचानक से ये संपत्तियां कैसे बना सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब संपत्तियां बनाने में तो समय लगता है, पूंजी लगती है। जब आज का किराया आज ही देना हो, तो कोई ये कैसे कह सकता है कि अपना सारा समय एसेट्स बनाने में लगाओ? ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत से काफी दूर महसूस होती है। हाँ, ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है और लेखक ने इस बात को बहुत गहराई से समझा है कि अचानक से सब कुछ छोड़ देना संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उनकी और कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। अच्छा, तो ये धीरे धीरे होता है? हाँ, ये असल में समय और संसाधनों के प्रबंधन में एक क्रमिक और संरचनात्मक बदलाव की मांग करता है। मान लीजिए एक इंसान नौकरी कर रहा है, उसकी आय और समय का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा बिलों में चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके पूरे 24 घंटे और उसकी पाई सिर्फ बिल चुकाने में जा रही है? अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हर किसी के पास दिन में कुछ घंटे या महीने में कुछ हजार रुपए ऐसे होते हैं जिन्हें बचाया या अलग किया जा सकता है। बस उसी बचे हुए समय और पैसे के हिस्से को आईपीए विंडो कहते हैं। अच्छा, तो वो है विंडो। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो वीकेंड पर या शाम के समय आराम करना पसंद करते हैं। या फिर बचे हुए पैसे को किसी नए गैजेट, महंगे कपड़ों या अनावश्यक मनोरंजन पर खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति धन की वास्तुकला बना रहा है ना, वो उस छोटी सी खिड़की का उपयोग एक ऐसा सिस्टम बनाने में करता है जो भविष्य में एक आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति बन सके। तो यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये काम असल में जमीनी स्तर पर कैसे होता है। मान लीजिए किसी के पास हफ्ते में 10 घंटे और महीने के 5,000 रुपए बचते हैं, तो वो इस आईपीए विंडो का क्या कर सकता है? देखिए, वो उन 10 घंटों का इस्तेमाल कोई ऐसा नया कौशल या स्किल सीखने में कर सकता है जिसकी बाजार में मांग हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग वगैरह। हाँ, या वित्तीय बाजारों का विश्लेषण। वो एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकता है जो आगे चलकर उसे पैसिव इनकम दे। या फिर वो उस छोटी सी बची हुई रकम को हर महीने इंडेक्स फंड्स या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश कर सकता है। तो ये छोटे छोटे कदम हैं। बिल्कुल। शुरुआत में ये सब बहुत मामूली लगेगा जैसे नदी नहीं बल्कि बस पानी की कुछ बूंदें टपक रही हैं। हाँ, तुरंत कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन समय के साथ जब कंपाउंडिंग का असर होता है ना, तो ये संपत्तियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे व्यक्ति के रोजमर्रा के खर्चों का भुगतान खुद ब खुद करने लगते हैं। क्या बात है। मुख्य बात यह है कि ध्यान खर्चों को चुकाने से हटकर ऐसी संपत्तियों खड़ी करने पर जाना चाहिए जो अंततः उन खर्चों को खुद चुकाएं। यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। बताइए। क्योंकि ये सब सुनने में जितना तार्किक लगता है ना, हाँ, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। हाँ, ये तो है। क्योंकि जो बात अभी सामने आई कि बचे हुए पैसे और समय को तुरंत अपने शौक पूरे करने के बजाय निवेश में लगाना, ये इंसान की बुनियादी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। इंसान स्वाभाविक रूप से तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है। इन लेखों में इस मनोवैज्ञानिक संघर्ष को बहुत ही सटीकता से दर्शाया गया है। इसे हम आज की छोटी खुशियों की कुर्बानी कह सकते हैं ताकि कल का बड़ा सुकून मिल सके। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, तो ये शायद संपत्ति निर्माण का सबसे कठिन हिस्सा है। हाँ, दिमाग मानता ही नहीं है।
क्योंकि मानव मस्तिष्क इस तरह से विकसित ही हुआ है कि वो वर्तमान की जरूरतों और इच्छाओं को भविष्य की संभावनाओं से ज्यादा महत्व देता है। जो आज मिल रहा है वो ज्यादा जरूरी लगता है। हाँ, जो इनाम आज मिल रहा है वो 10 साल बाद मिलने वाले किसी बड़े इनाम से ज्यादा आकर्षक लगता है। इसी मनोवैज्ञानिक बाधा को विलंबित संतुष्टि या डिलेड ग्रेटिफिकेशन के जरिए पार करना होता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसे समझने के लिए ना एक किसान का उदाहरण लेते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी इंसान के पास एक अच्छी नस्ल का बीज है। हाँ। अगर वो व्यक्ति आज भूखा है तो सबसे आसान तरीका है कि वो उस बीज को खा ले या बेच दे। हाँ, भूख तुरंत शांत हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति धन की वास्तुकला बना रहा है, हाँ। उसका नजरिया उस किसान की तरह होता है जो उस बीज को जमीन में गाड़ता है। वो महीनों शायद सालों तक उसमें पानी देता है, अपना पसीना बहाता है और उसकी देखभाल करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस शुरुआती दौर में वो पौधा किसान को कुछ नहीं देता। कुछ भी नहीं। कोई फल नहीं, कोई छाया नहीं, उल्टा वो किसान का समय, मेहनत और संसाधन मांगता है। बिल्कुल। और यही वो खामोश दौर है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है क्योंकि कोई नतीजा तुरंत सामने नहीं दिख रहा। और यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। हाँ, लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। वो प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देते हैं और वापस उसी सर्वाइवल वाले चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस आईपीए विंडो में लगातार काम करता रहता है ना, वो असल में अपने पेड़ की जड़ों को जमीन में गहरा कर रहा होता है। सही बात है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बारे में है जो शायद आज कोई पैसा ना दे, लेकिन भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मूल्य स्थापित करें। और एक दिन जब वो पेड़ पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? तब वो ना केवल उस किसान को बल्कि आने वाले कई दशकों तक लगातार फल देता है। उसे बार बार बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो एक निरंतर बहने वाला कैश फ्लो बन जाता है। एग्जैक्टली। तो चलिए कल्पना करते हैं कि किसान की मेहनत रंग लाई, वो पेड़ अब बड़ा हो गया और उसमें फल लगने शुरू हो गए हैं। यानी वो पाइपलाइन बिछ चुकी है और इंसान के पास एक सुरक्षित कैश फ्लो आ रहा है जो उसके सारे खर्चे उठा सकता है। हाँ। अब अक्सर लोगों को लगता है कि बस खेल खत्म, मंजिल मिल गई। लेकिन ये शोध इस यात्रा को यहीं नहीं रोकता। बिल्कुल नहीं रोकता। यहाँ से चर्चा एक व्यक्ति के जीवन काल से आगे निकलकर संपत्ति निर्माण के पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ वेल्थ की ओर मुड़ जाती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़े ना, तो ये इस पूरी थ्योरी का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। अच्छा? क्योंकि ये धन को देखने का नजरिया इंसान की अपनी उम्र से आगे ले जाता है। ये शोध एक स्पष्ट 3 चरणीय पदानुक्रम स्थापित करता है। सबसे पहला चरण है कैश फ्लो, यानी धन का निरंतर प्रवाह बनाना, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से बात की। हाँ, कि पहले नदी बनाओ। बिल्कुल। और जब ये प्रवाह पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तब दूसरा चरण आता है कैश एक्यूमुलेशन, यानी धन का संचय। ये बात आम धारणा से बिल्कुल उलट है। हाँ, काफी उलट है। क्योंकि दुनिया हमेशा पहले संचय यानी एक्यूमुलेशन से शुरुआत करने की सलाह देती है। बिना किसी प्रवाह के सिर्फ पैसे बचाने की कोशिश की जाती है। और इसी वजह से लोग जीवन भर सिर्फ पैसे जोड़ते रह जाते हैं और कभी उस डर से बाहर नहीं आ पाते। बिल्कुल। सही तरीका यह है कि जब नदी बहने लगे तब एक जलाशय बनाना समझदारी है, ताकि उस अतिरिक्त धन को निवेश किया जा सके। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अच्छा, तो तीसरा चरण क्या है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कैश परपेचुएशन, यानी धन का निरंतर प्रवाह जो पीढ़ियों तक चलता रहे। पीढ़ियों तक? हाँ। जब विरासत या लिगेसी वेल्थ की बात आती है ना, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद बच्चों के लिए बैंक में करोड़ों रुपए या बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ जाना ही विरासत है। हाँ, आमतौर पे तो यही माना जाता है। लेकिन इन दस्तावेजों के अनुसार पीढ़ियों की संपत्ति केवल एक बड़ी धनराशि छोड़कर जाना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। एक धनराशि छोड़कर जाने और एक सिस्टम छोड़कर जाने में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। तो इस सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए असल में किन चीजों की जरूरत होती है? ये काम कैसे करता है? देखिए, इस सिस्टम के काम करने के लिए मुख्य रूप से 2 स्तंभों की आवश्यकता होती है। पहला स्तंभ है संपत्तियों की एक ऐसी कानूनी और वित्तीय संरचना जो उस व्यक्ति के न रहने पर भी लगातार आय उत्पन्न करे, जैसे कि बीमा या लाइफ इंश्योरेंस नीतियों द्वारा वित्त पोषित किया गया हो। अच्छा। या ये कोई ऐसी बौद्धिक संपदा हो सकती है, जैसे कोई पेटेंट या किताबों की रॉयल्टी, जो सालों तक पैसा देती रहे, बिना उस व्यक्ति के भी। बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा स्थापित व्यवसाय हो सकता है जिसका संचालन संस्थापक के बिना भी सुचारू रूप से चलता रहे। इन संपत्तियों का काम है हर हाल में
नदी के बहाव को जारी रखना। लेकिन हमने इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण देखे हैं जहां बहुत ही अमीर परिवारों की पहली पीढ़ी ने अपार संपत्ति बनाई, हाँ बिल्कुल बनाए हैं। दूसरी ने उसका मजा लिया और तीसरी पीढ़ी आते आते वो सारी संपत्ति खत्म हो गई, वो परिवार वापस सड़क पर आ गया। ये बहुत आम बात है। तो अगर संपत्तियां और ट्रस्ट छोड़ दिए गए थे तो फिर वे बर्बाद क्यों हुए? ये संपत्ति निर्माण की दुनिया का सबसे कड़वा सच है और यहीं पर इस सिस्टम का दूसरा स्तंभ तस्वीर में आता है। दूसरा स्तंभ? हाँ, दूसरा स्तंभ है ऐसे उत्तराधिकारी जिन्हें वित्तीय सिद्धांतों को समझने की ठोस शिक्षा दी गई हो। वित्तीय शिक्षा? बिल्कुल। शोध यह स्पष्ट रूप से कहता है कि बिना वित्तीय शिक्षा की छोड़ी गई संपत्ति केवल एक खर्च है, कोई व्यवस्था नहीं। कल्पना कीजिए कि किसी ने एक बहुत ही जटिल और बेहतरीन मशीन बनाई है, हाँ। लेकिन अपने बच्चों को उस मशीन का मैनुअल नहीं दिया या उसे चलाना नहीं सिखाया, तो क्या होगा? वो मशीन तो कुछ ही समय में खराब हो जाएगी या कबाड़ बन जाएगी। एग्जैक्टली। यानी अगर अगली पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि पैसे के तालाब और नदी में क्या अंतर है, अगर उन्होंने कभी आईपीए विंडो का महत्व नहीं समझा, तो वो उस पैसे को तुरंत खर्च करने में लगा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर उनमें वो विलंबित संतुष्टि वाला अनुशासन नहीं है ना, तो वे उस छोड़े गए धन को बहुत ही तेजी से खत्म कर देंगे। हाँ, सही बात है। इसीलिए इस पूरे मॉडल को संपत्ति की वास्तुकला कहा गया है। एक वास्तुकार केवल ईंट पत्थर से इमारत नहीं बनाता, वो उसकी नींव इतनी मजबूत रखता है कि वो आने वाले 100 सालों के तूफानों को झेल सके। पीढ़ियों तक चलने वाला कैश फ्लो भी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितना पैसा कमाया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस पैसे को किस ढांचे में रखा गया है और उस ढांचे को संभालने वाले लोग कितने साक्षर और अनुशासित हैं। बिल्कुल 100% की बात। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये तिजोरी में पैसे भरने वाली उस पुरानी और डरावनी सोच से बाहर निकलने की एक बहुत ही तार्किक यात्रा रही है। हाँ बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे स्थिर पूल की बजाय बहती हुई नदी यानी कैश फ्लो की जरूरत है। हमने ये भी समझा कि अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक छोटी सी आईपीए विंडो निकालकर और आज की कुछ खुशियों को कुर्बान करके कैसे एक ऐसा पेड़ लगाया जा सकता है जो जीवन भर फल दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस यात्रा का शिखर ये एहसास है कि जो कुछ भी बनाया गया है उसे एक ऐसे सिस्टम में ढालना होगा जहां संपत्तियां आय देती रहें। हाँ। और वित्तीय रूप से साक्षर उत्तराधिकारी उस आय को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाते रहें। ये केवल व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि एक स्थायी ढांचे के निर्माण के बारे में है। ये पूरी चर्चा वाकई पैसे को देखने के नजरिए को जड़ से बदल देती है। मतलब अब ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा इंजन बनाने की बात है जो कभी रुकता नहीं है। इस सब पर विचार करते हुए ना एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है जो इस पूरी अवधारणा को एक नए सिरे से देखने पर मजबूर करता है। कैसा सवाल? देखिए, अगर पीढ़ियों की संपत्ति केवल पैसे, जमीन या बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, हाँ, बल्कि ये पूरी तरह से एक व्यवस्थित सिस्टम और वित्तीय शिक्षा के बारे में है, हाँ, तो जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि एक परिवार जिसके पास आज एक भी भौतिक संपत्ति नहीं है, मतलब कोई बड़ा घर नहीं है, बैंक में कोई भारी बैलेंस नहीं है, लेकिन उनके पास एक बेहद मजबूत वित्तीय शिक्षा का ढांचा और सही मानसिकता है, तो क्या वो परिवार उस परिवार से कहीं अधिक अमीर है जिसके पास करोड़ों की विरासत तो है, लेकिन पैसे को संभालने का कोई ज्ञान या अनुशासन नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा विचार है जो दौलत की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे देता है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि इंसान अपने पीछे असल में क्या छोड़कर जाता है। पानी से भरी हुई चंद बाल्टियां या फिर पाइपलाइन बिछाने का वो विज्ञान जो कभी सूखने नहीं देता। ये सोचने वाली बात है कि एक इंसान को आज ही ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। उसके द्वारा आज शुरू की गई कौन सी वो एक आदत है जो उसकी मृत्यु के 100 साल बाद भी उसके परिवार के लिए कैश फ्लो की एक निरंतर नदी बहाती रहेगी? क्योंकि रुकी हुई तिजोरी में अंततः केवल ठहराव होता है। हाँ, और बहता हुआ पानी हमेशा अपने साथ नया जीवन लेकर आता है।